हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से होगे और खुशी से होगे और आपका जो स्टडी होगा एकदम बेहतरीन और अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो चलिए आज हम अपने क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा जो क्लास है केमिस्ट्री पर आधारित है। वो केमिस्ट्री में सेकेंड लेसन हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। सेकेंड लेसन कौन सा है? हम लोग का क्लास 10th का सेकेंड लेसन है केमिस्ट्री का, अम्ल, क्षारक और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यही ना है। और इसमें मेरा जो लेक्चर है वो लेक्चर क्रॉस कर चुका है, 3 को लेक्चर क्रॉस कर चुका है, यानी कि हम लोग लेक्चर 4 पे पहुंच गए हैं। हम चाहते तो इसे 1 घंटे में सब समाप्त कर दूंगा। 1 घंटे में अगर एक ही क्लास में 1 चैप्टर समाप्त हो जाएगा, वहां पर मैं लिख दूंगा 1 शॉर्ट रिवीजन। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर आपको हैंड डिटेल नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ जो हमारे द्वारा बोर्ड पर लिखा होता है। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने अच्छे से नोट्स को क्या कर सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं। और वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और जो आप अपने पास से नोट्स बनाओगे सबसे ज़्यादा बेहतरीन और सबसे ज़्यादा शानदार रहेगा। और देखो मैं यहाँ पे नोट्स दूंगा अपने आधारित, आप जिस तरह चाहो उस तरह लिख सकते हो। तो चलिए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 और वीडियो नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो आज हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक, इससे हमारे पास 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर के, कितने नंबर के? तो 2 नंबर के आते हैं। 2 नंबर के नहीं, 2 नंबर के आते हैं। अब 2 नंबर को या 2 नंबर को बात पर रहे। तो इंडिकेटर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडिकेटर पढ़ेंगे आज हम, कि इंडिकेटर क्या है। और इसको पढ़ने से पहले क्या, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पीएच के कुछ मानों को हम याद कर लें। पीएच के कुछ मान, हाँ। और इस पीएच के कुछ मान को बबुआ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि टमाटर है, तो टमाटर में कौन सा पीएच मान होता है, कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कुछ चीजें हम जान लें। सेब में कौन से अम्ल होते हैं? तो मैलिक अम्ल होते हैं। तो इन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोग कर लें और उसके बाद हम इंडिकेटर आपको पढ़ाते हैं। तो चलिए उस पर हम चलते हैं। पीएच मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोई प्राकृतिक स्रोत लिखा है और उसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू बोल रहे हैं, उसका जो किस प्रकार का वो क्या करता है, रंग देता है, किस प्रकार का उसका प्राकृतिक अम्ल है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे आपको इसमें मैंने इम्पोर्टेंट मेनू बता दूंगा, कि इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे कि देखो, ये सेब टमाटर बहुत ज़्यादा आता है ना, और ये खट्टा और ये 3 को ये बहुत ज़्यादा आता है, ये वाला है ना। हमें कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको अंदर से एकदम जानना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको अगर बारीकी से लिखवाता तो कम से कम 10 मिनट का वीडियो बनता, और 10 मिनट का वीडियो आप लोग अच्छे से नहीं देखते हो, मुझे मालूम है। वो भी आप सोचते हो कि फैशन वाले जो क्या होते हैं, वो बोर्ड लगे होते हैं ना, उस पर आप लोग पढ़ने का ज़्यादा शौक रखते हो। ठीक है, बात ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा ना लगे तो वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर टमाटर खट्टी बूटी, जैसे जो टमाटर होता है ना, टमाटर क्या होता है, और वो खट्टी बूटी का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखो खट्टी बूटी, और ये टमाटर और खट्टी बूटी और सेब, ये सेब, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ, और देखो टमाटर और खट्टी बूटी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, इमली या अंगूर में, देखो इमली या अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली या अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और इन दोनों को याद करने के लिए, टमाटर और सेब को याद करने के लिए 2 चीज जान लो। यहाँ पर इसे याद कर लेना, आटा याद कर लोगे तो काम बन जाएगा टमाटर का। तो से क्या होता है, तो टमाटर, आ से क्या होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब इसको याद करने के लिए याद कर लेना, सेब में का मतलब हुआ सेव, मतलब सेव, में का मतलब हुआ सेव में मैं से हो गया मैलिक अम्ल। कोई दिक्कत? इन दोनों को आप आराम से अच्छे तरह से, आटा मैं सेव, इस तरह याद करना, आटा मैं सेव या सेव मैं आटा। हाँ, सेव मैं आटा या मैं सेव आटा, मैं सेव आटा, मैं सेव आटा,
मैं से मैलिक अम्ल, से सेव में, आ से ऑक्जेलिक अम्ल, टा से टमाटर में। कोई दिक्कत? ये ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखो यहाँ पर हो गया। और नींबू या संतरा में जो होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। अब जानते हो कि इस सबको मालूम है कि जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या होता है? तो सिरका देखो एसिटिक अम्ल होता है। कौन सी अम्ल होती है? तो एसिटिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल होता है। अब देखो मेथेनोइक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल का आप लोग जानते हो किसे क्या कहते हैं? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। दिक्कत नहीं दिक्कत। एसिटिक अम्ल देखो सिरका में पाया जाता है, सिरका का ये मुख्य अवयव है। तो अब हम चलते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं, जानते हो कहाँ? तो चलते हैं हम लोग तारों की शहर में, यानी कि सिरका सॉरी सूचक पे, इंडिकेटर पे। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, कि अब हम पढ़ेंगे सूचक। सूचक देखो क्या होता है। जैसे सूचक को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडिकेटर। जैसे आप कभी बड़े दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, कि आप लोगों ने क्या किया होगा कि जब बाइक चलाते होंगे तो पीछे दो इंडिकेटर लगे होते हैं, पीछे लगे होते हैं दो इंडिकेटर, और वो कई इंडिकेटर आगे भी शो करते होंगे। हाँ, तो देखो जब हम किसी भी बाइक को दाएं तरफ मुड़ाते हैं या लेफ्ट साइड या राइट साइड चलते हैं तो इंडिकेटर यानी प्रतीक क्या करते हैं? उसको लाइट को क्या करते हैं? भुक भाई उसको स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे वो टू टाए टाए करता रहता है। हाँ, तो इसी प्रकार वो क्या होता है? एक बाइक के लिए इंडिकेटर है, यानी एक बाइक के लिए, यातायात के लिए एक साधन का प्रतीक है, जिससे आपको सेफ्टी मिलता है, यानी जिससे आपको सुरक्षा मिलता है। तो यहाँ पर आपको भी ये सूचक पढ़ना है। और ये सूचक किस चैप्टर में पढ़ना है? तो अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ना है। तो वे पदार्थ जिससे अम्ल तथा क्षार की पहचान की जा सके, हाँ, वो क्या होता है? सूचक कहलाता है। तो आइए उसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं, ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। हाँ, वे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान की, रुक जाओ दूसरा मार्कर ले लें, पहचान की, वे पदार्थ जिसके द्वारा अम्ल तथा क्षार की पहचान की जा सके सूचक कहलाते हैं। ये मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अब बच्चों को दोस्तों, अब जो है इसमें हमारा पहला सूचक है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। अब इसी में देखो किस तरह कितना बढ़िया है। इसे बोलते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर। इसे क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। तो इसे क्या करते हैं? देखो
अब यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता पड़ेगा। हमने क्या किया कि जिससे हम अम्ल क्षार की जांच कर सकते हैं, वो क्या होता है, सूचक। अब उसके सूचक के अंतर्गत हमको चार प्रकार के यानी 4 टाइप के आपको क्या मिले, सूचक मिले, जिसमें से हम बताएंगे कि प्राकृतिक सूचक कुछ आते हैं। प्राकृतिक सूचक जो होते हैं उसमें कुछ आते हैं जिससे कि आप उससे क्या करेंगे कि अम्ल की जांच कर सकते हैं, क्षार की जांच कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। जैसे प्राकृतिक सूचक क्या होता है कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। थोड़ा सा मार्कर मेरा डाउन चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो थोड़ा सा पानी में गिर गया था ना, उसी से। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों, व्हाट प्राकृतिक स्रोतों, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया लिटमस। लिटमस क्या होता है, अभी लिटमस पे हम लोग बहुत बढ़िया चर्चा करेंगे ना। अभी यहाँ पर इसके अगले पेज पर हम लोग लिटमस के ही बारे में चर्चा करेंगे। तो लिटमस जो होता है दोस्तों, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी भी देखो, हल्दी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। अभी इसके बारे में, सभी के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। और देखो फूल गोभी भी जो होता है ना, फूल गोभी वाला लाल गोभी भी होता है, वो भी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। लाल गोभी भी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो यहाँ से अब देखो, एक इत्यादि आदि भी है, गुड़हल भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो लिटमस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हल्दी से कैसे जांच कर सकते हो, तो हल्दी से भी अम्ल क्षार की जांच की जा सकती है। अम्ल जो होता है हल्दी से अभिक्रिया करके एक भूरे रंग का चूर्ण देता है। हाँ, जब भूरे रंग का जब चूर्ण देगा तो आप समझ लेना कि वो अम्ल है, कोई दिक्कत। और क्षार उस पर, हल्दी पे जल्दी कोई प्रभाव नहीं करता है। यहाँ से अब देखो लिटमस के बारे में हम लोग पढ़ लें। अगर लिटमस के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो आप सभी लोग जानते हो कि लिटमस जो होता है, लाल लिटमस को अगर क्या बोलते हैं, अम्ल में डुबाएं, यानी अम्ल में क्या करें, अगर डाल दे तो लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे आप लोग क्या कीजिए, इसे पहले तो आप लोग यहाँ पे नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद से हम ढेर सारे नोट करके लिटमस के बारे में आपको बता देते हैं कि कहाँ से पहले आया, क्यों आया, कैसे आया। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, कि आप लोग थोड़ा सा लिटमस के बारे में जानिए। थोड़ा सा किसके बारे में जानिए, लिटमस। देखो ये जो लिटमस होता है दोस्तों, लिटमस ये क्या होता है, जो लिटमस होता है ना, जो लिटमस होता है, लिटमस को यहाँ पर लिखेंगे, लिटमस को लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ कि जो लिटमस होता है उसे हम लोग लाइकेन के पौधे से निकालते हैं या प्राप्त करते हैं। लिटमस क्या होता है कि लिटमस को हम लोग लाइकेन नामक पौधे से क्या कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं। और उसके बाद से लिटमस, अब देखो लिटमस के बारे में, एक लिटमस का एक और प्रतीक है कि लिटमस, जो लिटमस है दोस्तों, लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, कोई दिक्कत नहीं। लिटमस न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है।
लिटमस दो प्रकार के होते हैं। देखो लिटमस पेपर जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और सेकंड जो होता है, फर्स्ट जो होता है लाल लिटमस होता है, लाल लिटमस, एंड सेकंड जो होता है नीला लिटमस होता है। लिटमस कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के, एक होता है लाल लिटमस और दूसरा होता है नीला लिटमस। जब लाल लिटमस को अम्ल में डुबाया जाता है तो कौन सा रंग प्रतीत करता है? नीला लिटमस बन जाता है, नीला रंग बन जाता है ना। और जब नीले लिटमस को अम्ल में डुबाया जाता है तो किस में बन जाता है? तो लाल में परिवर्तन हो जाता है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यानी कि जब हम लाल लिटमस पेपर को जब हम क्या कौन से रंग में परिवर्तन होता है? तो नीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। जो लाल लिटमस होता है उसको अम्ल में जब हम डुबाएंगे तो नीला रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और नीला लिटमस को जब अम्ल में डुबाएंगे तो लाल रंग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से आपको कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो हमने बताया कि लिटमस जो होता है लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है, और मैंने बताया कि लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल लिटमस और नीला लिटमस। लाल लिटमस पेपर को हमने बोला कि जब हम अम्ल की पहचान करेंगे कि बताइए ये अम्ल है कि ये क्षार है, तो हम क्या करेंगे कि लिटमस पेपर उठाएंगे, लाल या नीला, अगर लाल होगा तो उसको अगर डुबाएंगे तो नीला में बदल जाएगा। तो समझ जाना कि वो अम्ल है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। क्या? इंडिकेटर, साइंटिफिक इंडिकेटर। देखो ये जो संश्लेषित सूचक है दोस्तों, तो संश्लेषित सूचक उसे बोलते हैं जो कि वो प्राकृतिक स्रोत से नहीं प्राप्त है। किससे प्राप्त नहीं है? प्राकृतिक स्रोत से नहीं प्राप्त है, अपितु यानी कि बल्कि वो किससे प्राप्त है? तो रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक को, है ना। जो संश्लेषित सूचक है उसको हम क्या करते हैं? रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाते हैं। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं कि वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं है, अपितु जिसे रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किया या बनाया जाता है, या जिसे रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेट, अगर एग्जाम्पल देखें, वो वीडियो देखने गए थे कि अच्छे से दिखाई दे रहा है कि नहीं। वो एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें तो आपने दो नामे सुने होंगे, एक मेथिला ऑरेंज और एक होता है फिनाल्फ्थैलिन। जो मेथिल ऑरेंज होता है दोस्तों, मेथिल ऑरेंज, और एक होता है फिनाल्फ्थैलिन। लिख लेते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फ्थैलिन, यही होता है फिनाल्फ्थैलिन। एक होता है मेथिल ऑरेंज, एक होता है फिनाल्फ्थैलिन। तो भैया इससे क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल और क्षार पर? देखो जो मेथिल ऑरेंज होता है ना,
इससे क्या होता है, जो अम्लवा होता है ना, जो एसिडवा, वो क्या होता है, लाल रंग में बदल जाता है, लाल रंग में, मेथिल ऑरेंज से। अम्ल जो होता है मेथिल ऑरेंज को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, अम्ल अगर होगा तो लाल रंग में बदल जाएगा। अगर वो क्षार हुआ, अगर वो एसिड हुआ, एसिड का ए और बेस का बी यानी क्षार ले लिए, अगर वो एसिड हुआ तो लाल रंग में बदल जाएगा, यानी कि अम्ल हुआ तो वो लाल रंग में बदल जाएगा। बेस यानी कि अगर क्षार हुआ तो वो पीले रंग में बदल जाएगा। यही होता है मेथिल ऑरेंज से, है ना। मेथिल ऑरेंज से क्या होता है, अम्ल क्या हो जाता है, लाल रंग में परिवर्तन, और क्षार क्या हो जाता है, तो पीले रंग में परिवर्तन हो जाता है। अब भैया फिनाल्फथैलीन क्या होता है भैया, थोड़ा सा इसको भी बता दीजिए। देखो, जो फिनाल्फथैलीन होता है वो भी क्या होता है, वो भी एसिड और बेस का क्या करता है, सूचक होता है। तो इससे जब देखो, जब हम फिनाल्फथैलीन को एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, नो चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो बेस होता है, अगर बेस में अगर हम फिनाल्फथैलीन को डाल दें तो किस कलर का हो जाता है, तो वो गुलाबी रंग का बन जाता है। गुलाबी रंग में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि मेथिल ऑरेंज को एसिड में डालने से लाल रंग में परिवर्तन और बेस को पीले रंग में परिवर्तन कर देता है। मेथिल ऑरेंज इतना पावरफुल है बच्चों। अब देखो, फिनाल्फथैलीन, अगर फिनाल्फथैलीन को अगर हम एसिड में डाल दें, यानी कि उसमें मिक्स कर दें, तो कौन सी कलर का हो जाएगा, नो चेंज, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम क्या करें कि फिनाल्फथैलीन को गुलाबी रंग में डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी गुलाबी रंग में बोल दिए, फिनाल्फथैलीन को अगर बेस में डालें यानी कि क्षार में डालें तो गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अब आपके माइंड में आता है मेथिल ऑरेंज फिनाल्फथैलीन भैया ये कैसे आ गया। देखो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखो हमने बताया कि रासायनिक पदार्थों से प्राप्त, हमने क्या किया है कि कोई भी रासायनिक पदार्थ मिलाकर ये दो चूर्ण हमने बनाए हैं, ये दो लिक्विड हमने बनाए हैं। ये दोनों लिक्विड का नाम मैंने आपको बता दिया, और ये दोनों लिक्विड किसका बारे में सूचक है, तो एसिड और बेस के बारे में सूचक हैं, अम्ल तथा क्षार के बारे में सूचक हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे से, कौन सा, तीसरा, हमारा जो तीसरा सूचक है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा सूचक है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक, सूचक जिनकी, देखो इसका पहले इसको बारे में समझ लो। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक से आपको खुद तात्पर्य हो जाएगा कि जो गंधीय सूचक है उसका मतलब हुआ गंध। गंध का मतलब हुआ उसके, जैसे कि अगर खूब स्वादिष्ट खाना बन रहा हो तो अगर उसका गंध आएगा तो आप लोग समझ जाएगा कि भैया आज तो पूरी सब्जी बन रहा है, आज तो पनीर सब्जी बन रहा है, ये ना कहोगे, ये बढ़िया बढ़िया चीज बन रहा है, तो आपको माइंड में उस स्वाद का, जैसे स्वाद जो वहाँ पे बन रहा है उसके स्वाद से आप पहचान जाओगे। सेम पिंच यही है कि वे सूचक जिसका गंध अम्लीय गंध में परिवर्तन हो जाए या क्षारीय गंध में परिवर्तन हो जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख दें, वे सूचक जिनकी, वे सूचक, थोड़ा सा डिफिनेशन हमको ही भूल जा रहा है, हाँ, जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय, ये थोड़ा सा वाइट ना कभी कभी चल नहीं रहा है, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाए। वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाए क्या कहलाते हैं, गंधीय सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक कहलाते हैं। अब यहाँ से बात, ध्यान से हमारी बातों को सुनना दोस्तों, कि गंधीय सूचक क्या होता है, वे सूचक जिनकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाए, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाए। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया, वेनिला, एक नाम सुने होंगे वेनिला, वेनिला जो है, वेनिला, प्याज, ये सब आदि, वेनिला, प्याज, ये सब जो आदि क्वेश्चंस हैं, यानी इसके बाद से आता रहेगा। आप लौंग भी ले सकते हो, आदि नहीं, लौंग भी ले सकते हो, लौंग अभी बता रहा हूँ कैसे,
लौंग आदि। देखो वे सूचक जिसकी गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम बदल जाए, यानी वेनिला जो है ना, वेनिला अगर उसको हम ले जाएंगे किसी क्षारीय माध्यम में या अम्लीय माध्यम में तो उसका जो गंध होगा बदल जाएगा, पूरा एकदम खलास बदल जाएगा। तो आप जान जाओगे कि अरे भैया ये अम्ल है कि क्षार, आप तुरंत पहचान जाओगे। अब प्याज जो है, प्याज को भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और लौंग को भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने 3 पढ़ लिया, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक सूचक, और क्या पढ़ लिया, साइनेटिक इंडिकेटर संश्लेषित सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक। अब हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब है हमारे पास चौथा सार्वत्रिक सूचक, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, तो इसे आप लोग बढ़िया से ध्यान समझिएगा। लास्ट और सबसे खतरनाक, जिसमें यूनिवर्सल का मतलब पूरा जो पूरा आपके पास जो सूचक है उसका मेल होगा, यानी कि सम्मिलित होगा। जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि कई सूचक ले लिया, कई सूचक ले लिया और उसको आपस में मिला दिया, तो वो विभिन्न पीएच मान के लिए क्या होगा, अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। और उस रंग के हिसाब से हमने क्या किया कि उस रंग के हिसाब से हमने उसको बांटा कि ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है। नहीं समझ में आया सर जी, एक बार बता दीजिए सही से, एक बार सही से बता दीजिए, तो हम गिरिए गए रहते जी, अब हम तो सही से बता दीजिए। तो इसका पहले हम लोग डिफिनीशन लिख ले, उसके बाद से सही से हम बता रहे हैं। देखो इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लें, कई सूचकों को एक दूसरे से, कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर, हाँ कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर एक ऐसे मिश्रण को तैयार किया जाता है जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न, अभी देखो द्वांश में विभिन्न रंग प्रदर्शित करे, तो ऐसे सूचक को सार्वत्रिक इंडिकेटर यानी कि यूनिवर्सल सूचक कहते हैं। मैंने U और I ले लिया यहाँ पर, इतना तो बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखो क्या होता है कि जब कई सूचक होता है, मैंने प्राकृतिक सूचक को ले लिया और नेचुरल सूचक को ले लिया, सॉरी प्राकृतिक सूचक ले लिया, गंधीय सूचक को ले लिया, अब मैंने क्या किया कि मैं गंधीय सूचक ले लिया, उसके बाद संश्लेषित सूचक ले लिया, कई सूचकों को लेकर मैंने मिला दिया। अब मैंने कई सूचकों को एक दूसरे से मिला लिए तो एक ऐसे मिश्रण तैयार किए जाते हैं। और मैंने क्या किया, पीएच स्केल आपको मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखे होगे तो जाके पिछले लेक्चर में देख लो कि हमने क्या किया कि उस पीएच को, उस मिश्रण को मैंने क्या किया कि पीएच, क्या किया कि पीएच, यहाँ पे मैंने लिखा होगा विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में, विभिन्न पीएच मान 1 2 3 4 5 7 से नीचे रहेगा तो अम्ल और 7 से ऊपर रहेगा तो क्षार। और उसमें क्या किया हम लोगों ने, क्या किया उसको रख दिया, तो विभिन्न रंग क्या किया हम लोग के सामने प्रदर्शित किया, जिससे हम लोगों ने आपस में बोल दिया कि क्या है, अम्ल है, अगर 7 से नीचे होगा तो अम्ल है, 7 से ऊपर होगा तो वो क्षार है।
जिससे कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल में अगर हम इसे क्या कहते हैं, ब्रोमाइड या ब्रोमा, इसे बोलते हैं ब्रोमाथाइमाल। अरे भाई इसको भुला जाता है मेरा नमूना, ब्रोमाथाइमॉल। ब्रोमाथाइमॉल जो होता है वो ब्रोमाथाइमॉल ब्लू जो होता है ना, इसके 5 विभिन्न सूचक होते हैं। इसके क्या होते हैं? 5 विभिन्न सूचक होते हैं। 5 विभिन्न सूचक होते हैं। अब देखो 5 विभिन्न सूचक का मतलब समझ में आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक दूसरे को कई सूचक से मिला दिया। अब एक ऐसा मिश्रण तैयार हुआ जिसे हम लोग ब्रोमाइड ब्लू कहते हैं। ऐसे 5 विभिन्न सूचक मान निकला। तो इसका जो मान होगा बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, पीएच, विभिन्न पीएच के लिए क्या होगा? विभिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा? विभिन्न रंग प्रदर्शित करेगा। और ये रंग जो होगा उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि ये अम्ल है और ये क्षार है। तो उम्मीद करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी प्यारी सी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यहाँ से आपको हैंड डिटेल नोट्स भी मिला होगा जिससे आप लोग नोट कर सकते हो। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको, हमें और आपको दोनों को लाभ हो। हमें भी खुशी मिले कि यहाँ पर क्या होता है कि मेरे प्यारे दोस्त मुझको लाइक करते हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो देखते हैं। तो चलिए आज से अपने क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ चलिए।